भारतीय संस्कृति के तत्व विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं भारतीय संस्कृति का विकास क्रम, और आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व था, उस समय भारतीय वर्ण व्यवस्था को किस आधार पर स्थान मिला, ये सब आज के अध्ययन का विषय क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्ण व्यवस्था। तो उस समय वर्ण व्यवस्था यानी कि भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ से ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था की स्थापना आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। भारतीय समाज में जो आर्यों की सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई, वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी, क्योंकि उस समय जो हिंदू समाज में सहयोग और सहकारिता की जो भावना थी, वह भावना प्रबल रूप से कार्यरत थी। इसी भावना के अनुरूप जन्म से ही व्यक्ति के क्रियाकलापों तथा उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्णय हो जाता था। क्योंकि हिंदू समाज में जो सहयोग और सहकारिता की प्रबल भावना थी, तब उस भावना के अनुरूप जन्म से ही व्यक्ति के क्रियाकलापों तथा उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्णय हो जाता था। इसलिए वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके अलावा पाश्चात्य जगत की जो संस्कृति थी, उस पाश्चात्य जगत की संस्कृति में धर्म और राज्य के मध्य सदैव संघर्ष होता रहा, हमेशा संघर्ष होता रहा। दूसरी ओर प्राचीन भारत में ऐसे शाश्वत मूल्यों का निर्धारण किया गया, जिनके आधार पर भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां सबको समान रूप से प्राप्त हो सके। इसी कारण जो वर्ण व्यवस्था थी, वो शाश्वत मूलों में से एक मानी गई। इसलिए वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। अब हम जानते हैं कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। वर्ण शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है? तो संस्कृत की व्रय अथवा वरी धातु से वर्ण शब्द बनता है। संस्कृत की व्रय अथवा वरी धातु से वर्ण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चुनना या वर्ण करना। चुनना या वर्ण करना। तब हम कह सकते हैं कि वर्ण शब्द से आशय किसी विशेष व्यवसाय को चुनने या अपनाने से है। क्योंकि वरी धातु, व्रय धातु का अर्थ क्या होता है? चुनना या वर्ण करना। तब इससे आज तात्पर्य यह निकलता है, आज से यह निकलता है कि किसी विशेष व्यवसाय को चुनना या अपनाना ही वर्ण है। वर्ण उस वर्ग का सूचक शब्द प्रतीत होता है, जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है, और अपनी इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित है।
क्योंकि वर्ण शब्द से तात्पर्य क्या है? किसी व्यवसाय को चुनना, स्वीकार कर लेना, उसे अपना लेना, यही वर्ण है। तब हम कह सकते हैं कि वर्ण शब्द उस वर्ग का सूचक है, उस वर्ग को सूचित करता है जिसके समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय हो, और इसी विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है, रह सकता है। सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो चार वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में कर्म अवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म या अवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने अपने कर्म और अवस्था के कारण ही इन चारों वर्गों का निर्धारण किया गया। इसमें जाति विशेष का कोई महत्व नहीं था। अपने अपने कर्म और अवस्था के आधार पर, अपने अपने कर्म और अवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व ये चारों वर्ण करते हैं। अगर समाज शास्त्रीय परिभाषा देखी जाए तो समाज शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं कि वर्ण का अर्थ अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध वर्ग से है। हमने जो व्यवसाय चुना, हम जिस व्यवसाय से संबंधित हैं, हम जिस व्यवसाय से बंधे हुए हैं, और वह व्यवसाय जिस वर्ग के अंतर्गत आता है वही वर्ण है। रंग अथवा आलोक के अर्थ में वर्ण शब्द का सर्वप्राचीन प्रयोग ऋग्वेद में मिला। अगर पूछा जाता है कि रंग अथवा आलोक के अर्थ में वर्ण शब्द का सर्वप्राचीन प्रयोग हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ऋग्वेद से मिला। रंग अथवा आलोक के अर्थ में तब हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संरचना के अनुसार लोगों के दो वर्ग थे। अगर प्राकृतिक संरचना देखी जाए तो प्राकृतिक संरचना के अनुसार भी लोगों के दो वर्ग थे, श्वेत और श्याम, काला वर्ण, सफेद वर्ण, रंग। वैदिक समाज में यही स्थिति थी, जिन्हें क्रम से हम क्या कहते थे, आर्य और अनार्य कहते थे। श्वेत आर्य कहलाते थे, श्याम अनार्य कहलाते थे। इसके अलावा दस्यु अथवा दास, अनार्य को क्या कहा जाता था, दस्यु या दास भी कहा जाता था। इन दोनों वर्गों में जन्मजात, रक्तगत, शरीरगत, संस्कारगत, है ना, जन्म से, रक्त से, शरीर से और संस्कार से प्रजातीय भेद होते थे। तब इन दो वर्गों के या इन दो वर्गों से कह सकते हैं कि कालांतर में उस समय में वर्ण व्यवस्था विस्तृत रूप से विकसित हुई। अब हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के मूल में विद्यमान जो सिद्धांत कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से प्रारंभ हुई, वर्ण व्यवस्था की स्थापना किस कारण से की गई। तो उसके मूल में, उसके परिप्रेक्ष्य में जो सिद्धांत हैं उनमें पहला सिद्धांत, मूल रूप से 5 सिद्धांत हैं वर्ण व्यवस्था की
उत्पत्ति के विषय में, वर्ण व्यवस्था की स्थापना के विषय में 5 सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है दैवी सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है गुण का सिद्धांत, तीसरा है वर्ण अथवा रंग का सिद्धांत, चौथा है कर्म का सिद्धांत और 5वां है जन्म का सिद्धांत। तो सबसे पहले दैवी सिद्धांत। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णों का जो उत्पन्न होना है या वर्णों की उत्पत्ति का जो विषय है वो दैवी माना गया, और इस सिद्धांत का जो विभाजन था, इनके जो विभाजन थे उनको आदर पूर्वक पवित्र माना गया। इस परंपरागत सिद्धांत का कह सकते हैं कि इस जो यह जो परंपरागत था उसका जो अनुसार है, उसके अनुसार यानी कि इस परंपरागत सिद्धांत के अनुसार वर्णों की जो उत्पत्ति मानी गई वो ईश्वरकृत मानी गई। हम मानते हैं कि ईश्वर ने ही वर्णों का विभाजन किया है। हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण हैं, इनको परमात्मा ने ही निर्धारण किया है, क्योंकि ऋग्वेद का जो सूक्त है विराट सूक्त, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जिसको हम प्रसिद्ध सूक्त मानते हैं, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है, और कहा गया कि उसके मुख में ब्राह्मण, भुजाओं में क्षत्रिय, उरु में वैश्य और पद से शूद्र उत्पन्न हुए। ऐसा विराट सूक्त में हमें मिलता है। ऋग्वेद में इस विराट सूक्त को ही, इस विराट पुरुष को ही सृष्टिकर्ता माना गया, और सृष्टिकर्ता मानकर यह कहा गया कि उस विराट पुरुष के सहस्त्र, हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं, भूत भविष्य का दृष्टा है। इसका जो प्रतिपादन है हमें महाभारत के शांति पर्व में भी इस दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ऋग्वेद की तरह ही वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि उन्होंने ही चारों वर्णों की उत्पत्ति की है। चारों वर्ण सृष्टि के गुण और कर्म के आधार पर हैं, वे ही उसके कर्ता हैं और वही उसके विनाशक हैं। इस प्रकार से हमें दैवीय सिद्धांत के विषय में मत प्राप्त हुए हैं। आगे हम कहें दूसरा जो सिद्धांत है गुण का सिद्धांत, तो यह मान्यता भी आधारभूत धारणा हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार ही वर्ण को प्राप्त करता है, और यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसे गुण का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि गुणों के आधार पर ही मनुष्य वर्ण को प्राप्त करता है।
आगे हम कह सकते हैं कि गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों सत्व, रज और तम शांति, ज्ञान, तप, शुद्ध आचरण, इनको व्यक्त करते हैं। ये सत्व का लक्षण है। सत्व का लक्षण क्या है? शांति, ज्ञान, तप, शुद्ध आचरण। रज का लक्षण है क्रियाशीलता, या कह सकते हैं राजसी प्रवृत्ति, राजाओं की जो प्रवृत्ति है, या कहा जा सकता है धन और यश अर्जित करने का उत्साह। ये क्षत्रिय में हमें देखने को मिलता है। तम का लक्षण जड़ता, अहंकार, आलस्य से होता है। तब हम कह सकते हैं कि इन तीनों गुणों को श्वेत, रक्त, कृष्ण वर्ण कहा जा सकता है। तमोगुण प्रधान जो व्यक्ति थे उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा गया। जो व्यक्ति दूसरे का धन संचय करने में लगे हुए थे, मान सम्मान यश को बढ़ाने में लगे हुए थे, उन्हें क्षत्रिय में रखा गया। और जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में आते थे, वो निश्चित रूप से क्या करते थे? शास्त्र का पढ़ना लिखना इन सभी श्रेणियों में होते थे। तब हम कह सकते हैं कि गुण का सिद्धांत भी प्रचलित सिद्धांत है। तीसरा है वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण अथवा रंग का सिद्धांत। तो वैदिक युग में वर्ण शब्द का जो प्रयोग है वो रंग के अर्थ में किया गया, क्योंकि जो श्वेत वर्ण होता था, गौर वर्ण होता था, वो आर्यों के लिए प्रयुक्त हुआ। आर्य श्वेत वर्ण, गौर वर्ण के थे, अनार्य कृष्ण अथवा श्याम वर्ण के थे। तब आर्य और अनार्य इन दोनों में भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए, इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न बताने के लिए, अलग करने के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन समय के साथ साथ जब सामाजिक समूहों का निर्धारण हुआ, तब आर्य और अनार्य भेद दर्शन परंपरा का अनुसरण करते हुए चारों वर्णों के जो रंग थे वो निश्चित कर दिए गए, और यह प्रतिपादित करने का निश्चय किया गया या यह प्रतिपादित किया गया कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की है, जिनका रंग श्वेत, लोहित लाल, पीत पीला और काला था। अर्थात ब्राह्मण श्वेत वर्ण, क्षत्रिय लोहित लाल वर्ण, वैश्य पीत वर्ण पीला और शूद्र श्याम वर्ण अथवा काला वर्ण। इस प्रकार से उस समय वर्ण अथवा रंग का सिद्धांत प्रचलित हुआ। ये जो गुण है ये गुण यानी कि जो हमने अभी पढ़ा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन
भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे हम बात करें कर्म का सिद्धांत, तो ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत था कर्म का सिद्धांत। वर्ण करने, चुनने के अर्थ में वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति थी, उस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वह कर्म का सिद्धांत था। कार्य से संबंधित था, कर्म या कार्य से संबंधित होने के कारण ही इसे कर्म का सिद्धांत कहा गया। कर्म का सिद्धांत मनुष्य के कर्मों पर आधारित था। व्यक्ति के जीवन के लिए प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य होता है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वह भी इसका समर्थन करता है। मनुष्य वर्तमान में जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है वह जीवन पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही प्रतिफल होता है, ऐसा माना गया। तब कहा गया कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति, सत्कर्म करने वाला व्यक्ति उच्च वर्ण का होता है और निम्न कर्म करने वाला व्यक्ति, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति निम्न वर्ग में आता है। इसके पश्चात यदि हम पढ़ें जन्म का सिद्धांत, तो वैसे तो कहा जा सकता है कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हो सकता। व्यक्ति का जो कर्म है वही उसको समाज में स्थान दिलाता है। उसी के अनुसार मनुष्य का समाज में स्थान निर्धारण होता है। जैसे हम कहें परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे किंतु धर्म से, कर्म से क्षत्रिय थे, लिख सकते हैं परशुराम। सबसे पहले हम लेते हैं परशुराम का उदाहरण। तो महर्षि परशुराम जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी, जन्म से ब्राह्मण थे किंतु कर्म से क्षत्रिय थे। ऐसे ही अनेक महापुरुष हमें देखने को मिले। जैसे विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय होने के बाद भी कर्म से ब्राह्मण थे क्योंकि ऋषि थे। तो विश्वामित्र का उदाहरण हम दे सकते हैं। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे किंतु कर्म से क्या थे? ब्राह्मण, क्योंकि वो ऋषि थे। इसी प्रकार से हम देखें तो एक और प्रसिद्ध ऋषि हुए वशिष्ठ, जो कि वैश्य पुत्र थे। वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि वैश्य पुत्र थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, समाज, राज्य का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करना, व्यक्ति, समाज और राज्य के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना,
वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य था। तो वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? किसी भी समाज, राज्य और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना, यही वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था। आगे हम कहें कि जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से वर्ण व्यवस्था की जो मान्यताएं हैं, प्रचलित मान्यताएं हैं, उनका तो हमें पता चलता ही है, लेकिन उनकी जो वास्तविकता है उसके संबंध में शंका बनी रहती है। इस संबंध में शासन, धर्म, अर्थ, सेवक, ये राष्ट्र के प्रमुख 4 अंग होते हैं और इसी प्रकार समाज के लिए भी 4 अंगों का होना आवश्यक है। और इसी के लिए, इसी का विकास करने के लिए, राज्य, समाज और व्यक्ति का विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए वर्ण व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की गई। वर्ण व्यवस्था इसका मूल उद्देश्य था। आगे कहें कि महामुनि वेद व्यास। तो महामुनि वेद व्यास कौन थे? महामुनि वेद व्यास भी एक मछुआरन के पुत्र थे। लिख सकते हैं, महामुनि वेद व्यास मछुआरन के पुत्र थे। महामुनि वेद व्यास मछुआरन के पुत्र थे। विधि का निर्माण करने वाले मुनि पाराशर, सूत्रों में जो निम्नतर चांडाल होती है उसके पुत्र थे। पाराशर सूत्रों में निम्नतर सूत्रों में निम्नतर चांडाल के पुत्र थे। तब हम कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर हुई और अपने प्रारंभिक काल में निश्चित रूप से यह व्यवस्था कर्म प्रधान थी। कर्म में श्रेष्ठता प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य था। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, यह व्यवस्था कठोर होती चली गई। इन 4 वर्णों का जो कर्म है, संकुचित सीमाओं में, निश्चित सीमाओं में बांध दिया गया। फिर पिता की जो जाति थी वह बालक की जाति होने लगी। परिवर्तन हो गया। समय के साथ साथ जब विकास हुआ तो वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई। तब इस प्रकार से मूल जो बात है, मूल स्थिति यही है कि तत्कालीन समय में सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर ही निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई होगी। आगे हम पढ़ेंगे 4 वर्णों का विकास क्रम। आगे के अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।